काम करता है? एक्सेप्शन है वो। ओ सर, ठीक है। मतलब जनरल, ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, आपको शायद मैंने पहले लिखा भी होगा कि जनरल प्रॉपर्टीज हम देख रहे हैं एंजाइम्स की। हाँ सर। तो जनरल जो चीजें हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स के लिए फिट होगा, कुछ के लिए फिट नहीं बैठेगा। तो जो है क्या कहते हैं, कुछ एंजाइम आप बोल सकते हो एक्सेप्शन है, जैसे हाई पीएच पे मैंने बोला था कि जो एंजाइम्स हैं वो जो है क्या कहते हैं बहुत स्पेसिफिक पीएच पे काम करती हैं, ठीक है। हाँ और सर। जो एक जनरलाइज पीएच मैंने लिखाया था वो शायद क्या लिखाया था, 6 to 8। 6 to 8। ठीक है, तो हाँ। कुछ एंजाइम्स हैं जो 8 और के एक्सेप्शन बाद। भी आपने लिखा था, पेप्सिन 1.8 to 2.5 में काम करता है। तो इसी तरह से टेम्परेचर रेंज का भी है कि टेम्परेचर में जनरलाइज एंजाइम जो है आपके 20 to 35 डिग्री सेल्सियस वर्क करेंगे, या 25 to 35। और कुछ एक्सेप्शनली एंजाइम्स हैं जो कि हाई टेम्परेचर या बहुत लो टेम्परेचर पे वर्क करती हैं, ठीक है। तो हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, वो मैं लिखा ओके सर। दूंगा, ठीक है। हाँ सर, ठीक है। तो कुछ चीज और भी देखते हैं एंजाइम्स के बारे में। कुछ देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, या मैंने फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम लिखाए थे ना। नहीं, हाँ लिखाए फैक्टर्स थे। इफेक्ट, हाँ सर। वो टेम्परेचर, पीएच, सब्सटेंस, एंजाइम कांस्टेंट, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, सारा, एक्टिवेटर्स, इनहिबिटर्स। हाँ कि वो ये कुछ चीजें हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। हाँ सर। तो एक और चीज देखते हैं जरा सा कि एंजाइम का जो ग्राफ है, जिस मतलब अभी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि एंजाइम्स जो है हम डिफरेंट बेसिस हैं क्लासिफाई करने के एंजाइम के, ठीक है। तो हम दो तरह से एंजाइम्स को स्पेसिफाई करते हैं, मतलब एक एक पर्टिकुलर बेसिस है जिसमें बोलते हैं एल्लोस्टेरिक एंजाइम एंड नॉन एल्लोस्टेरिक एंजाइम्स, ठीक है। तो मैं लिखाऊंगा आगे थोड़ा। तो जो नॉन एल्लोस्टेरिक एंजाइम्स हैं उनमें सिर्फ एक ही कैटालिटिक साइट प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं एक्टिव साइट, ठीक है। हाँ सर। बट कुछ एल्लोस्टेरिक एंजाइम्स होती हैं जहां पे एक्टिव साइट के अलावा कुछ और भी साइट्स प्रेजेंट होती हैं जो कि एक्टिव साइट की जो कैटालिसिस है उसकी रेट को मॉड्यूलेट करती है, ठीक है। तो उनको बोलते हैं एल्लोस्टेरिक साइट। और जो जिसमें सिर्फ एक्टिव साइट्स पाई जाती हैं उनको बोलते हैं नॉन एल्लोस्टेरिक एंजाइम। तो अभी हम जो भी चीज देख रहे हैं सब नॉन एल्लोस्टेरिक एंजाइम्स के लिए देख रहे हैं। अभी हम एल्लोस्टेरिक के लिए कुछ भी नहीं देख रहे हैं। तो मैं आपको यह दिखाने जा रहा हूं कि जो नॉन एल्लोस्टेरिक एंजाइम्स हैं उनमें उनकी जो एक्टिविटी का ग्राफ है, मतलब जो रिएक्शन वेलोसिटी है, रिएक्शन वेलोसिटी जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, बी से। इस तरह से v से, ठीक है। उसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें प्रोडक्ट फॉर्मेशन के साथ में, ठीक है। मतलब सपोज कर लो एक एक एक, एक रिएक्शन है ए से बन रहा है बी प्रोडक्ट, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कोई एंजाइम। एंजाइम प्रेजेंट है। तो ये जो बी के फॉर्मेशन का रेट है, आप अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे, एनसीईआरटी में एंजाइम्स के बारे में पढ़ा होगा तो वहां पे स्टार्ट ही किया है आपका रेट ऑफ रिएक्शन से। और अगर फिजिकल केमिस्ट्री आपके यहाँ चल रहा होगा तो वहां पे भी आपका रेट ऑफ रिएक्शन तो बता ही दिया गया होगा ना। हाँ सर। नहीं सर, अभी वो नहीं गया। अच्छा, तो वहां पे उसने क्या किया है, उसने सीधे बी की जगह प्रोडक्ट लिख दिया कि प्रोडक्ट, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन का रेट है dp/dt, ठीक है, इसके बारे में एनसीईआरटी ने बताया, इसके बारे में, ठीक है। तो वो जो रेट है वही तो ये है रिएक्शन वेलोसिटी।
ठीक है, यही रिएक्शन वेलोसिटी। तो इनका आपस में ग्राफ कैसा होगा, वो इस तरह से कुछ ग्राफ दिखेगा आपको, हाइपरबोलिक, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आपको दिखेगा। तो याद रखना कि नॉन एल्लोस्टेरिक एंजाइम्स के लिए जो ग्राफ आपको मिलेगा वो कैसा होगा, हाइपरबोला होगा, ठीक है। ठीक है, किसके बीच के ग्राफ है आपका, ये रिएक्शन वेलोसिटी एंड रेट ऑफ या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। ये जो हाइपरबोलिक ग्राफ आ रहा है ये बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, रिएक्शन वेलोसिटी, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन या इसी को आप वेलोसिटी बोलो, एंड किसके बीच में, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस नहीं होगा सर? प्रोडक्ट, बेटा प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। आप सबस्ट्रेट का भी ले सकते हो, सबस्ट्रेट का भी यही आएगा। ओके। पर सबस्ट्रेट के केस में क्या है कि सबस्ट्रेट घटेगा ना, हाँ। तो प्रोडक्ट इसलिए लिया है, थोड़ा सा चेंज जरूर होगा उस ग्राफ में, वो किस तरह का चेंज होगा क्योंकि टॉपिक में है नहीं है और मैं भी बहुत ज्यादा उसके लिए पेन नहीं ले रहा, ठीक है। तो ये देखो, जैसे जैसे रिएक्शन की वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है तो क्या होगा, प्रोडक्ट तो बढ़ता जाएगा ना, तो प्रोडक्ट यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाया गया है और एक स्टेज दिखाई गई है कि इस स्टेज के बाद क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, प्लेटिव स्टेज जो है दिखाएगा आपका। तो ये हाइपरबोलिक कर्व है, ध्यान में रखना, ये फॉर नॉन एलोस्टेरिक एंजाइम्स, ठीक है, फॉर नॉन एलोस्टेरिक एंजाइम्स। अगर मैं यहीं पे, अच्छा इसको कॉपी कर लिया क्या, कॉपी करो इसको फटाफट, तब तक मैं मार्कर फिलअप करता हूं। तो अगर इसी चीज को मैं बोलूं कि एंजाइम कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन से क्या फर्क पड़ेगा, तो उसको भी देख लेते हैं। इस क्या है कि ग्राफ से आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ा बेटर होती है। इरेज कर दूं इसको मैं? हाँ सर। हाँ सर। मैंने सारे फैक्टर्स लिखाए हुए हैं, तो आप उसमें देखो कि प्रोडक्ट कंसंट्रेशन में भी मैंने लिखाया हुआ है एंड प्रोडक्ट। अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको हम V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एंजाइम कंसंट्रेशन, एंजाइम कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इनके बीच का जो ग्राफ होगा ये भी अप्रोक्सीमेटली पहले इस तरह से बढ़ेगा और फिर क्या हो जाएगा, सर वो भी क्या बोले? अच्छा लिखा हुआ है ऑलरेडी आपके पास, देखो पिछले वाले उसमें लिखा हुआ है। हाँ सर। तो ये लिमिटिंग इफेक्ट आपको नहीं नजर आ रहा है, लिमिटिंग इफेक्ट का मतलब है बच्चे कि ये जो एंजाइम है, सपोज कर लो ये आपकी एक वायल है जहां पे एक रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सबस्ट्रेट है और आपका यहाँ पे एंजाइम है, सबस्ट्रेट भी है और आपका एंजाइम है। तो एक लिमिट तक आप जब एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी। वो लिमिट कौन सी है, वो लिमिट तब तक है जब तक कि जो एंजाइम है
अगर अगर वो हर एक सबस्ट्रेट के लिए अवेलेबल हो जाए। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। रेट ऑफ रिएक्शन तब तक बढ़ेगी जब तक कि एंजाइम की कंसंट्रेशन यूनिटी तक नहीं पहुंच जाती, मतलब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हर एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को ऑक्युपाई कर लेती, ठीक है, तब तक रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती जाएगी। बट अगर आप उसके बाद एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो जो कि सबस्ट्रेट ही अवेलेबल नहीं है, सबस्ट्रेट ही अवेलेबल नहीं है, तो अब रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ाओगे आप? ठीक है, हाँ, इसीलिए हाँ। ये आपका लिमिटिंग इफेक्ट है। हाँ, अगर आप फिर से सबस्ट्रेट बढ़ा देते हो तो जैसे जैसे एंजाइम बढ़ाओगे फिर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती जाएगी, फिर से एक बार लिमिट हो जाएगी, फिर बढ़ती जाएगी, फिर लिमिट हो जाएगी, ठीक है। मतलब कि ये सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगी कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना बढ़ना है, ठीक है। एंजाइम एंजाइम एक अपनी सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन तक ही रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाएगी, बियॉन्ड विच, ठीक है, देयर विल बी नो इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन और रिएक्शन वेलोसिटी, ठीक है। मतलब एंजाइम एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन तक ही रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगी, ठीक है। हाँ सर। Increase up to certain extent, beyond which no substrate molecule available, substrate available to increase the rate of reaction, your reaction velocity. तो ये चीज हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है एंजाइम्स की, उनके बारे में बात करते हैं। ये कॉपी कर लो आप। अच्छा, ये चीज लिखाई है कि नहीं कि एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इंक्रीज बाय 2 to 3 टाइम्स। नहीं लिखा है? नहीं सर। बता देता हूं। ये कॉपी कर लिया आपने? हाँ सर। हाँ सर। तो देखो, एक होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, हर जगह काम आएगा ये। टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। इसको कोसेंट भी बोल सकते हैं, कोफिशिएंट बोल लो या कोसेंट बोल लो, बेटर है मैं कोसेंट लिख देता हूं। कोसेंट क्यू से आपको याद रह जाएगा, ठीक है। तो जो टेम्परेचर कोसेंट है ये है क्या? ये है रेट of reaction at T plus 10 degree Celsius by KT near equals to 2 to 3। हाँ, और ये हो जाएगा इस तरह से। समझ में आया? हाँ सर। और के क्या है जहां पे? वो रेट है।
at particular temperature. तो आगे बढ़ते हैं। हाँ अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि एट, इसको आप ये बोल सकते हो अगर डिफाइन करना हो, रहने तो डिफाइन करने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बस मैं लिखा, क्योंकि डेफिनेशन तो अरे वो ये तो मैंने लिखा ही दिया ना आपको, जो समझ में आ रहा है यही चीज मैं अगर थ्योरी में कन्वर्ट करूंगा तो कोई फायदा नहीं। वो बताने जा रहा था आपको, रिएक्शन वेलोसिटी increase up to 2 to 3 times at every 10 degrees Celsius rise temperature. अब आते हैं कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक में। हो गया? हाँ सर। हाँ सर। Specific characteristic of enzymes like turnover, मैंने आपको बताया था ना कि टर्नओवर और टर्नओवर नंबर में क्या डिफरेंस है। सर टर्नओवर बताया था, टर्नओवर नंबर आपने बोला था एंजाइम के दौरान बताएंगे। हाँ, टर्नओवर क्या है? मतलब ये हो एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा और उससे ही दूसरा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। किसी भी मॉलिक्यूल की जो सिंथेसिस है, ठीक है, हाँ एंड वो किसी मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में जो टूटने का, ब्रेक करके प्रोवाइड करने का जो है क्या कहते हैं, जो प्रोसेस है पूरा, उसको बोलते हैं टर्नओवर नंबर। The process of synthesizing of a synthesis of a biomolecule and in turn Take into another molecule. हाँ, converting in another molecule is known as turnover, ठीक है। बट यहाँ पे जो टर्नओवर नंबर है वो कुछ दूसरा है। ये टर्नओवर नंबर मतलब रिलेटेड तो उसी से है, पर टर्नओवर नंबर का जो डेफिनेशन है वो रिलेटेड है बट डिफरेंट है। वो क्या है कि ये वो एंजाइम मॉलिक्यूल्स हैं, या आप ये बोल सकते हो कि टर्नओवर इज नंबर इज द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। ये क्या है? नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है जो कि कन्वर्ट कर दिए जा रहे हैं प्रोडक्ट में बाय सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम्स में, ठीक है। हाँ सर। तो डिफाइन कर देता हूं मैं इसको। नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल converted in product by single
मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम। ठीक है, इसको पर यूनिट एंजाइम भी बोल सकते हो। तो क्या इतना ही होगा या कुछ और भी ऐड होना है? टाइम ऐड होगा। यस, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम is known as टर्नओवर नंबर। ठीक है, देखो बहुत क्लियर है, नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। ठीक है, कन्वर्टेड इन प्रोडक्ट बाय सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम पर यूनिट टाइम। एक पर्टिकुलर, चाहे वो उसको चाहे सेकंड ले लो, चाहे मिनट ले लो, चाहे आवर ले लो, ठीक है, वो वन ही होगा, 1 मिनट 1 सेकंड 1 आवर। ठीक है, इसमें एक मॉलिक्यूल जितने प्रोडक्ट सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है, उसी को तुम क्या बोल दोगे कि दिस इज द टर्नओवर नंबर। तो डेफिनेशन बहुत आसान है कि नहीं? हाँ सर। अब हम वो वाला एंजाइम देखते हैं जिसमें हाईएस्ट टर्नओवर है, मतलब उसकी जो रेट है वो, भाई हाईएस्ट टर्नओवर होने का मतलब क्या है कि रेट बहुत ज्यादा है, रेट बहुत ज्यादा है। तो उसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कहीं नाम सुना है इसका? हाँ सर। कैम उद्भिद एंड C4 प्लांट में वो सर H2O को CO2 के साथ जोड़ता है एंड कार्बोनिक अच्छा, एसिड। इसके अलावा कहीं नहीं सुना? तो क्लोराइड उसमें ह्यूमंस में भी तो पाया जाता है, आरबीसी के अंदर नहीं पाया जाता? हाँ आरबीसी सर। में। हाँ सर। ठीक है, तो ये इसमें हाईएस्ट टर्नओवर नंबर है। इसका जो टर्नओवर नंबर है वो क्या है? हाईएस्ट टर्नओवर नंबर कितना है? आई थिंक पर मिनट है, पर आ रही है, मैं कंफ्यूज हूँ। एक मिनट रुकना जरा। 360 लाख, हाँ पर मिनट ही है। अब इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो पर सेकंड में भी। कन्वर्ट करो, कितना होगा एक सेकंड में कितना होगा? 60 लाख, 6 लाख, सॉरी 6 लाख। 6 लाख। ठीक है, दूसरा एक और है जो सेकंड हाईएस्ट टर्नओवर नंबर है, इसको भी आपने सुन रखा है, कैटलेज। नाम सुना है कि नहीं कैटलेज का? ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है उसको ब्रेक कराता है। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक टाइप का पेरोक्साइड है, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा हाँ है। सर। तो उस पेरोक्साइड, चूंकि जो भी पेरोक्साइड होते हैं वो बॉडी के लिए क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं, हार्मफुल। टॉक्सिक होते हैं, तो उनको हाँ, तोड़ना पड़ेगा, तो उसमें ये काम करता है। जैसे H2O2 है, इसको तोड़ देगा H2O प्लस हाफ O2 में। हाफ O2 में। ठीक है, तो H2O एज ए मेटाबॉलिक वाटर यूज हो जाएगा और ऑक्सीजन आपके बॉडी को मिल जाएगा रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो कार्टिलेज काम ये करता है, और इसका भी जो टर्नओवर नंबर है वो भी बहुत ज्यादा है। दिस इज द सेकंड, दिस एंजाइम इज हैज सेकंड हाईएस्ट टर्नओवर नंबर, 50 लाख पर मिनट। ये सर वो कितना सर 50 लाख? हाँ,
टर्नओवर नंबर को हम के कैट से रिप्रेजेंट करते हैं। के कैट, ये अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, इसको इस तरह से लिखो, जरा सा के कैपिटल में रखो, अब कैट रखो। एक और चीज बता देता हूं कि टर्नओवर नंबर से रिलेटेड है कि जितना ज्यादा टर्नओवर नंबर होगा, हालांकि इनडायरेक्टली मैंने इस स्टेटमेंट को बता दिया, हायर द टर्नओवर नंबर, जितना ज्यादा टर्नओवर नंबर होगा मोर एफिशिएंट विल बी एंजाइम, एंजाइम की एफिशिएंसी क्या होगी, मोर हो। मोर। will be more। सर तुमको इसका एक- मतलब अच्छा, एफिशिएंसी होता है कि कोई चीज कितना इफेक्टिवली काम कर रही है, इफेक्टिवनेस। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने कार्बोनिक एनहाइड्राइड्स की बात की, मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, रुक जाओ अभी पता चल जाएगा आपको। कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स का, जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स क्या करता है, CO2 को H2O के साथ ऐड करता है, ठीक है, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, H2CO3, और ये H2CO3 स्टेबल नहीं है, ये टूट जाता है किसमें, H प्लस HCO3 माइनस, इस पे टूट जाता है। तो अगर बिना एंजाइम के ये रिएक्शन परफॉर्म हो रही है, बिना एंजाइम के, तो जो इसका होने का रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन है, वो है 200 मॉलिक्यूल पर, ठीक है, विदाउट एंजाइम की बात कर रहा हूँ, विदाउट एंजाइम, हाँ वो है 200 मॉलिक्यूल पर आर है सर। ठीक है, और जब आप इसमें एंजाइम डाल देते हो, ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं लिख दूं विथ एंजाइम, कौन सी एंजाइम है यहाँ पे, कार्बोनिक एनहाइड्रेट। कार्बोनिक एनहाइड्रेट, कार्बोनिक एनहाइड्रेट, ये उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, विद एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेट, इसकी रेट हो जाती है ठीक है 360 लाइक पर मिनट। तो जहां पे 200 मॉलिक्यूल एक घंटे में कन्वर्ट हो रहे थे, वहां पे कितने मॉलिक्यूल एक मिनट में कन्वर्ट हो रहे हैं अब, 36 लाख, 360 लाख। ठीक है, तो इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी है इफेक्टिवनेस, कि कोई चीज किस तरह से कितना इफेक्टिवली काम कर रही है। अभी एक और टर्म बताऊंगा, एफिकेसी। एफिकेसी और एफिशिएंसी दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। जनरली एफिकेसी टर्म आपका यूज होता है इम्यूनोलॉजी में, ठीक है, जो इम्यून सिस्टम की जब आप स्टडी करते हो, तो वहां पे जैसे आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, तो जो वैक्सीन्स आई हैं, वैक्सीन का पूछा जाता है कि कितना एफिकेसी है, कितने % इफेक्टिव है वो, ठीक है। तो एफिकेसी इज समथिंग डिफरेंट एंड एफिशिएंसी इज समथिंग डिफरेंट। तो यहां से हम टर्नओवर नंबर हमने सीख लिया कि टर्नओवर नंबर क्या है, कुछ नहीं है,
जितने सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल एक सिंगल एंजाइम से एक यूनिट टाइम पे कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में, उन्हीं को हम बोलते हैं टर्नओवर नंबर के कैट से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ हाईएस्ट टर्नओवर वाली एंजाइम्स हैं लाइक कार्बोनिक एनहाइड्राइज एंड कैटलेस। तो ध्यान में रखना। और ये जो चीज मैंने नीचे रिएक्शन में लिख रखी है, ये आपके एनसीईआरटी में इसका डिटेल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो हो सकता है कभी नीट में पूछ ले कि विदाउट एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज की रेट क्या है, सॉरी विदाउट एंजाइम इस रिएक्शन की रेट क्या है। तो ये एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक थी। अब दूसरे पे आते हैं जो कि है माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट। कॉपी हो गया है? हाँ सर। हाँ सर। दूसरा है माइकेलिस मेंटन, ये दोनों साइंटिस्ट के नाम हैं। कांस्टेंट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Km से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? साल्ट में Km से। अब समझने की कोशिश करते हैं कि माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट है क्या। पहले एक ग्राफ देखो। अब एक रिएक्शन करवा रहे हो, एंजाइम कंट्रोल्ड रिएक्शन है, एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन है। इधर मैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन लिख रहा हूं, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, और इधर है आपका रेट ऑफ रिएक्शन, वही क्या, वेलोसिटी। इस बार हम देख रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन ग्राफ। जो प्लॉट है हमारा किस पे प्लॉट है? रेट ऑफ रिएक्शन एंड सबस्ट्रेट पे। ठीक है। हाँ सर। तो माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट क्या है, किस तरह से आप डिफाइन करोगे वो ध्यान देना कि डिफाइन अगर मैं करूं माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट को, तो वो ये बोलता है कि ये वो वाली सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है। मतलब Km क्या है बेसिकली? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। और कौन सी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन? ठीक है, वो वाली सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जिसमें कोई एक एंजाइम कंट्रोल्ड रिएक्शन, कैसी रिएक्शन होनी चाहिए तभी आपका माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट आएगा? एंजाइम कंट्रोल्ड रिएक्शन। ठीक है, एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन में ये वो वाली सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है जहां पे एक गिवन एंजाइम अपनी हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती। ठीक है, तो मैं पहले यहां पे एक ग्राफ बना दूं आपके लिए। तो ये अगर इस वाले को आप प्लॉट करोगे, रिफ्लेक्टिव स्टेज जब आ गई, ये तो ये आपका Vmax है कि नहीं? हाँ सर। ये Vmax है। अब उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ रही है। ठीक है। हाँ सर। तो हमको देखना है हाफ Vmax, कि हाफ Vmax आपको किस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे मिला। तो ये जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है ये वाला, इसी को हम क्या बोलते हैं? Km।
Km। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? Km रिप्रेजेंट Subs- कर रहा है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन की सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जो कि हाफ, वो वाली सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई थी, अपनी हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी को अचीव कर लिया था उसने। सर ये हर वक्त कांस्टेंट ही होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओ तो यहाँ पहले डिफाइन कर दो कि ये क्या है। द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन at which half of its maximum velocity। या आप ये भी लिख सकते हो द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच नहीं, ठीक है, गिवन एंजाइम्स उस तरह से भी बोल सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन अचीव इट्स हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, उस तरह से दिखाई देता हूं मैं। उस तरह से भी लिख लो, द सबस्ट्रेट concentration at which rate of reaction shows half of its maximum velocity। तो ये है माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। आपको पिक्चर में भी क्लियर होना चाहिए, है कि नहीं? हाँ हाँ सर। सर। तो सर तो आप, इसको सर कांस्टेंट क्यों बोल रहे हैं? अच्छा, कांस्टेंट वो वाला नहीं है, ठीक है, मैं बताऊंगा, अभी बताऊंगा। कई बार जो चीज कांस्टेंट दी हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हर समय के लिए कांस्टेंट है। ठीक है, हर समय के लिए कांस्टेंट नहीं होता। एक रिएक्शन है, सपोज मैं कह दूं कि ये एक रिएक्शन करवाई जा रही है जहां पे ए से बी बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आपका एक एंजाइम लगा हुआ है। तो इस जगह पे इस पर्टिकुलर एनवायरमेंट में इसका जो Km होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होगा, बट ये कांस्टेंट हर समय नहीं रहता है। ठीक है, ये हर समय के लिए कांस्टेंट नहीं। मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ कि नहीं हाँ सर। कि Km क्या है आपका? हाफ ऑफ V मैक्स है। ठीक है, अब एक और चीज देखो, ये जो Km है, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट Km, ये रिप्रेजेंट करता है एंजाइम्स की एफिनिटी फॉर द सबस्ट्रेट। ध्यान रखना, पूछा जा चुका है। मैं क्या बोल रहा हूं कि जो Km है रिप्रेजेंट एफिनिटी ऑफ, किसकी एफिनिटी? एंजाइम की। किसके लिए? फॉर सबस्ट्रेट। फॉर सबस्ट्रेट। ठीक है, कि एक जो एंजाइम इस कैटालाइज्ड रिएक्शन में है, उस सबस्ट्रेट को, मतलब उसकी जो एफिनिटी है सबस्ट्रेट के लिए वो कितनी है। जितनी ज्यादा सबस्ट्रेट के लिए एफिनिटी होगी, उतना Km ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा। ना, ये देख रहे हो कि ये Km जितना कम होगा, V max उतना जल्दी अचीव होगा, हाफ V max।
होगा कि नहीं? हाँ सर। हाफ वी मैक्स आपको उतना जल्दी अचीव होगा जितना ज्यादा ज्यादा केएम है, सॉरी जितना कम केएम। ठीक है, तो अफिनिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो आप इसको बोल सकते हो इस तरह से कि जो केएम है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू affinity of एंजाइम। कि affinity जितना ज्यादा है केएम उतना ही कम होगा। मतलब हाँ, वो जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है Vmax को अचीव करने के लिए, हाफ Vmax को अचीव करने के लिए उसकी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन उतना ही कम होगी। मतलब एंजाइम की रेट बहुत तेजी से बढ़ेगी, बहुत तेजी से एंजाइम की रेट अपने आप के अपनी हाफ वे मैक्सिमम वेलोसिटी को अचीव कर लेगी। मतलब बहुत कम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। आगे बढ़े? हाँ सर। ओके, इसको इरेज करना पड़ेगा मुझे जरा से। तो देखना, कंफ्यूज मत होना टर्नओवर नंबर में। टर्नओवर नंबर जो बेसिकली है वो किसकी बात करता है? एफिशिएंसी की बात करता है। और ये किसकी बात करता है? एफिनिटी की बात करता है। समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब ग्राफ आप- देख लो जरा। सर आपने एक एफिकेसी बोला मैंने एफिकेसी भी बोला था, पर एफिकेसी यहाँ वर्क नहीं कर रहा। वो 3 टर्म में बेसिकली हम कंपेयर कराते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? इफिशियंसी, एफिकेसी एंड एक अभी तो बोला एफिनिटी। एफिनिटी। ठीक है, तो जो एफिकेसी है, एफिकेसी टर्म इज समवट रिलेटेड विद द एफिनिटी। ठीक है, एफिकेसी टर्म जो है एफिनिटी से रिलेटेड है। या आप ये बोल सकते हो, जैसे अगर थोड़ी बहुत समझ है, सपोज कर लो कि ये एंटीबॉडी, जो बच्चे 12th पास आउट कर चुके हैं उनको समझ में आ जाएगा। ये एंटीबॉडी, हाँ सर, ये देखा है। तो यहाँ पे कहीं एक्टिव साइट होती है। सपोज कर लो ये मैंने एक्टिव साइट बना दी। ठीक है, जहां पे एंटीजन को वो क्या करेगा, ये एंटीजन है आपका, ये आपका एंटीजन है। तो इतना तो आपको शायद जिन बच्चों ने पढ़ रखा है इतना पता है कि हर एक एंटीजन के लिए या एंटीजन में प्रेजेंट हर एक एपिटोप के लिए एंटीबॉडी स्पेसिफिक होती है। हाँ। एंटीबॉडी स्पेसिफिक होती है। ठीक है, तो हाँ। यहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में एफिनिटी आएगी कि नहीं आएगी? हाँ आएगी। जितना ज्यादा एफिनिटी उतनी ज्यादा एफिकेसी। इसी को वो बोल रहे हैं कि 90% एफिनिटी है या 80% एफिनिटी है, वो इसी की बात कर रहा है। ठीक है, कि हाँ। मतलब कि ये जो एंटीबॉडी है ये कितने जो है क्या कहते हैं एंटीजेंस को डिटेक्ट कर पा रही है, उनके साथ लड़ पा रही है। ठीक है, तो ये हाँ। एफिकेसी है, एफिनिटी है। और एफिशिएंसी इज समथिंग डिफरेंट, जो कि मैंने पहले ही बता दिया कि एफिशिएंसी क्या है, कि वो कितना इफेक्टिव होके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाती रही है। बढ़ा रहा है। एफिशिएंसी जनरली एंजाइम टाइप की चीजों के साथ यूज होता है, और एफिनिटी और ये ठीक ये है सर इम्यून सिस्टम के साथ। हाँ, ऐसा नहीं है, हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है ऐसा। आपको मैं एक एग्जाम्पल देके बता रहा हूं कि इस तरह के टर्म्स आपको जनरली यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और एफिशिएंसी जैसे टर्म आपको एंजाइम्स के लिए यूज करने मिलेंगे। ठीक है, तो अब एक और चीज बताने जा रहा था मैं, ये ग्राफ बना रहा हूं। ठीक है, तो ये ग्राफ है आपका, ग्राफ तो बच्चे मैं पहले बना चुका हूँ। हाँ, उसमें बस मुझे ये लिखना था कि ग्राफ इस तरह से है, इसको आप समवट हाइपरबोलिक वहीं पे लिख दो, आपको बनाना नहीं कि ग्राफ कैसा है आपका। यहाँ पे क्या था,
और यहाँ पे क्या था? वेलोसिटी, रेट ऑफ रिएक्शन, वेलोसिटी। हाँ, तो ये आप ग्राफ अगर बना लिए हो तो सही है, नहीं तो पिछले ही में उसमें लिख दो हाइपरबोलिक ग्राफ। कि नॉन एलोस्टेरिक एंजाइम्स के लिए जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा? हाइपरबोलिक होगा। हाइपरबोलिक। एलोस्टेरिक के लिए ऐसा नहीं होगा, नॉन एलोस्टेरिक की बात हो रही है। एक और पॉइंट दिखाई देता हूं कि जो नॉन एलोस्टेरिक एंजाइम्स फॉलो काइनेटिक्स। माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स जो है ये कौन फॉलो करता है? सिर्फ नॉन non-allostetic। एलोस्टेरिक। ठीक है। तो मैं आपको ये साथ दिखा चुका हूं ना कि Km इंडिकेट्स द एफिनिटी ऑफ एंजाइम फॉर द सबस्ट्रेट। लिखा है कि नहीं? हाँ सर। सर, लिखा हुआ है। हाँ सर, हाँ लिखा हुआ सर, है। लिखा हुआ है। तो फिर बस इतना ही, थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं 2 मिनट का, फिर स्टार्ट करते हैं। यहीं पे एक और चीज पढ़ लेते हैं। मैं बार बार एल्लोस्टेरिक एंजाइम्स के बारे में बात कर रहा हूं, तो हालांकि मैं बता चुका हूं आपको कि एल्लोस्टेरिक एंजाइम्स क्या होते हैं। ऐसे एंजाइम्स जहां पे एलोस्टेरिक एक्टिव साइट साइट के प्रेजेंट अलावा है। एक और साइट प्रेजेंट होती है जो कि एंजाइम को, वो एक्टिव साइट की एक्टिविटी को रेगुलेट करती है, उसको बोलते हैं एल्लोस्टेरिक एंजाइम्स। ठीक है। तो ये एंजाइम्स के बारे में डिटेल तो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, या अभी पढ़ा देता हूँ, 1 मिनट को।
चलो लिखो जरा सा। एंजाइम्स को हम कैटेगराइज कर देते हैं। एल्लोस्टेरिक एंड नॉन एल्लोस्टेरिक। तो जो एल्लोस्टेरिक एंजाइम्स हैं हमारी, दोज एंजाइम्स, यहां पे जरा सा लिख दो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एलोस्टेरिक साइट। site other than active site, other than active site, मतलब ऐसी साइट जो एक्टिव साइट के अलावा कोई प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ जो एल्लोस्टेरिक एंजाइम है उसमें जो वो अदर साइट है प्रेजेंट है, अदर साइट यहाँ पे प्रेजेंट है, और यहाँ पे वो क्या है, एब्सेंट है, एब्सेंट है। ठीक है, तो जो एल्लोस्टेरिक एंजाइम है यही चीज लिखानी है कि दो एंजाइम्स व्हिच हैव अदर साइट, ठीक है, देन एक्टिव साइट्स। ठीक है, एक्टिव साइट को छोड़ के कोई और भी साइट प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं एल्लोस्टेरिक एंजाइम। लिख देते हैं। Those enzymes which have site other than active site, ठीक है, known as एलोस्टेरिक साइट, एलोस्टेरिक एंजाइम। and the other site is known as allosteric site। जो दूसरी साइट है उसका क्या नाम देते हैं, एलोस्टेरिक साइट। allosteric site। एग्जाम्पल, इसका नाम तो सुना ही होगा, हाँ सर, हेक्सोकाइनेज। ग्लाइकोलाइसिस में नहीं सुना? हाँ पहली स्टेप में लगता है। तो ये वाली तो आपका है, इसी के नीचे अभी लिखना है, इसी के नीचे, पर मैं इसमें थोड़ा सा लिखा देता हूं। These enzymes have only एक्टिव साइट। active sites। ठीक है, तो ये एक बार इरेज कर लेंगे, इसके बाद आप इसके नीचे स्टार्ट करोगे लिखना, उसमें कुछ नहीं लिखना। एल्लोस्टेरिक जो एंजाइम्स है उनके नीचे लिखना है, नॉन एल्लोस्टेरिक में नहीं लिखना। इरेज कर दो इसको मैं। हाँ सर, तो अच्छा, उधर भी एक पिक्चर बना लो, पहले एक पिक्चर बनाओ। ये
ये एक एंजाइम है जिसको मैं एल्लोस्टेरिक एंजाइम बोल रहा हूँ। ये है एक्टिव साइट, ये जो साइट है वो क्या है, एक्टिव साइट। और ये वाली साइट कौन सी साइट है, एलोस्टेरिक साइट। एल्लोस्टेरिक साइट। और ये आपकी जो एंजाइम है ये कहाँ पे बनाओगे, ये एल्लोस्टेरिक एंजाइम, एल्लोस्टेरिक एंजाइम। तो पिक्चर से आप डेफिनेशन ज्यादा क्लियर हो रही होगी। और ये आपकी क्या है, नॉन एलोस्टेरिक एंजाइम। नॉन एलोस्टेरिक। यहाँ पे सिर्फ कौन सी साइट प्रेजेंट है, एक्टिव साइट। एक्टिव साइट्स। तो हमने जो ग्राफ इसके पहले पढ़े हैं वो सारे नॉन एलोस्टेरिक एंजाइम्स के लिए। वो सिंपल सा काम है, वहां पे कोई और चीज अफेक्ट नहीं कर रही है एंजाइम की एक्टिविटी को। पर एलोस्टेरिक के केस में क्या है कि कोई और भी चीज अफेक्ट करती है। बात समझ में आ रहा है कि कोई और भी चीज है जो एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करती है, अफेक्ट करती है। वो कौन सी है, एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करने वाली चीज। ऐसा थोड़ी है कि इसमें कोई बाइंड नहीं करेगा, इसके साथ भी बाइंड करेगा। ठीक है, एक और चीज देखना, ये जो एक्टिव साइट्स हैं यहाँ पे आके सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बाइंड करता है, यहाँ पे आके सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बाइंड करता है। ओके, एक्टिव साइट पे क्या क्या बाइंड करता है, सबस्ट्रेट। और यहीं पे कैटालिटिक रिएक्शन होती है। मतलब कैटालिसिस की जो प्रोसेस है वो कहाँ पे होती है, एक्टिव साइट पे। एक्टिव साइट। ठीक है, तो अगर आपसे कोई बोले कि डिफाइन एक्टिव साइट्स, तो आप बोलोगे, ठीक है, कि दीज आर द Where the साइट्स substrate are attached and the catalyzed reaction will occur. takes place। ठीक है, these are the sites where catalysis या जो है क्या कहते हैं, conversion of substrate in product takes place। तो मैं अभी क्या लिखाने जा रहा था, मैं ये लिखाने जा रहा था कि there are chemical substance which binds to the allosteric site known as modulator। क्या बोलोगे उनको, Modulator. ठीक है, तो आप लिख सकते हो यहाँ, या देयर मत लिखो, लिखो सीधे दोज केमिकल्स which bind at allosteric site and modulate the activity of allosteric enzyme known as modulator। इसको तो मॉड्यूलेटर बोलते हैं केमिकल्स को, तो प्रोसेस को क्या बोलेंगे, Modulation. मॉड्यूलेशन। तो यहीं पे लिख दो, एंड द प्रोसेस इज नोन एज मॉड्यूलेशन। वो सर एक्टिविटी तो मॉड्यूलेट द एक्टिविटी। हाँ, ओके। अच्छा, मॉड्यूलेट द एक्टिव लिख दिया मैंने, एक्टिविटी ऑफ एलोस्टेरिक एंजाइम। और कैसे चेंज करेगा, इंड्यूस अगर करेगा लिखना चाहो तो और यहीं पे इनहिबिट लिख करेगा। दो, यहीं पे लिख दो कहीं पे, मेरे पास स्पेस नहीं है। बाय चेंजिंग कंफर्मेशन ऑफ एक्टिव साइट। कंफर्मेशन, अब कंफर्मेशन को आपको प्रोटीन में याद होगा, इसको कॉन्फ़िगरेशन भी बोल सकते हो, इसको आप स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा ये मैंने गलत लिख दिया है, ये कंफर्मेशन ये वाला है, ये कॉन्फॉर्मेशन है, ये कंफर्मेशन नहीं है। ये क्या है, कॉन्फॉर्मेशन है। इसको आप कॉन्फ़िगरेशन भी बोल सकते हो और स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो। तो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर भी लिख देता हूँ। एक्टिव साइट, ठीक है, यहाँ पे कोई चीज अगर बाइंड करती है तो ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में चेंज करेगी कि नहीं करेगी,
और अगर पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में चेंज हो गया तो इस एक्टिव साइट पे चेंज होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो अगर एक्टिव साइट में चेंज हो गया तो बाइंड नहीं करेगी सबस्ट्रेट के साथ में। अब ये जो मॉड्यूलेटर है ये दो टाइप के होते हैं। कौन कौन? इंड्यूसर और इनहिबिटर। हाँ, इधर वाला इरेज कर दो बच्चे, आपको उसी के नीचे लिखना है, इधर नहीं लिखना। पर मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं इसको यूटिलाइज करूंगा, इस वाले स्पेस को। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो जो मॉड्यूलेटर है वो आपका दो टाइप का हो सकता है। पॉजिटिव मॉड्यूलेटर पॉजिटिव मॉड्यूलेशन लिखो, या इस तरह से लिखो, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव मॉड्यूलेटर लिखो। तो जो पॉजिटिव मॉड्यूलेटर है उसको हम बोलते हैं एक्टिवेटर, और जो नेगेटिव मॉड्यूलेटर है उसको हम बोलते हैं इनहिबिटर। तो जो पॉजिटिव मॉड्यूलेशन है ये किस तरह का रेगुलेशन है? पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव रेगुलेशन है। और ये किस तरह का है? नेगेटिव। नेगेटिव रेगुलेशन है। हालांकि लिखाने की जरूरत नहीं थी, फिर भी लिखा दिया मैंने। तो आपको एल्लोस्टेरिक एंजाइम्स के बारे में कुछ नॉलेज हो चुकी है, ठीक है। एक और चीज बताऊंगा अभी। इरेज कर दो सब। हाँ सर। ये जो एल्लोस्टेरिक एंजाइम्स है, दीज एंजाइम्स डोंट फॉलो माइकेलिस मेंटन काइनेटिक्स। एल्लोस्टेरिक एंजाइम्स माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट काइनेटिक्स को फॉलो do not follow Michaelis Menten काइनेटिक्स। एक चीज तो ये, तो अगर ये माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट काइनेटिक्स को फॉलो नहीं करती हैं तो इनका जो ग्राफ है किस किस के बीच में, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, वो आपका हाइपरबोलिक नहीं होगा। वो आपका हाइपरबोलिक नहीं होगा। तो कैसा होगा? सिग्माइड। सिग्मॉइड आर एस शेप्ड। सर इसका कोई रीजन है क्यों माइकेलिस मेंटन क्यों नहीं फॉलो करता? माइकेलिस मेंटन फॉलो क्यों नहीं करता है, इसका रीजन है उसके स्ट्रक्चर पे। उसमें जो स्ट्रक्चरल चेंज आए हैं, क्योंकि उसमें हाँ। मॉड्यूलेटर बाइंड कर रहा है, तो मॉड्यूलेटर क्या करेगा, या तो मॉड्यूलेटर जो है क्या कहते हैं उसकी रिएक्शन वेलोसिटी को बहुत तेजी से बढ़ा देगा और या बहुत तेजी से घटा देगा। तो अगर ऐसा हो रहा है तो वो जो एक कांस्टेंट, भाई इसका आप हाइपरबोलिक का देखते हो, हाइपरबोलिक में इस तरह से ये, तो ये एक लीनियर चेंज है कि नहीं? ये लीनियर चेंज, इसके हाँ, बाद ये हाँ। सीधे, ठीक है। तो ये लीनियर चेंज तभी होगा जब सिर्फ एक चीज, एक फैक्टर काम कर रहा हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक फैक्टर नहीं काम कर रहा है, यहाँ पे एक और फैक्टर आ रहा है जो कि इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो
अगर इंक्रीज कर रहा है तो बहुत तेजी से इंक्रीज कर दिया, और डिक्रीज कर रहा है तो बहुत तेजी से। तो ये यहाँ से देखो, यहाँ पहले इसकी स्पीड धीमी है, बहुत ज्यादा धीमी है, फिर इसके बाद स्पीड लिया, तो अगर डिक्रीज कर रहा है तो वो यहाँ से यहीं से चला जाएगा सीधे। ठीक है, वो थोड़ा सा एस बनाएगा, इसके बाद बंद हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ हाँ। ये चीज तो अब आगे चलते हैं हम। एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, या ये बोलो एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। आपको स्टार्टिंग में मैंने जब एंजाइम की डेफिनेशन लिखाई थी तो मैंने कहा था कि एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट that increase the rate of reaction by decreasing the activation energy of the reaction। क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, तो वो जो डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी है, या मतलब हम कैसे समझे कि व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? अगर केमिस्ट्री में बता दिया गया हो तो बात अलग है, तो हमको इस चीज की फील होनी चाहिए कि किस तरह से बेसिकली मतलब क्या है कि एक्टिवेशन एनर्जी है क्या, और किस तरह से एंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है। दो चीजें हमको जानना है। हम बार बार डेफिनेशन में बोल रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा है, कैसे कर रहा है? बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। तो हमको पहली बात जानकारी होनी चाहिए कि व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, एंड सेकेंड चीज होनी चाहिए कि किस तरह से वो डिक्रीज करता है एक्टिवेशन एनर्जी को। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्टिवेशन एनर्जी जानने की कोशिश करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? यस एक्टिवेशन एनर्जी या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। बता सकते हो क्या है? सर, कोई भी रिएक्शन के पोटेंशियल नेट पोटेंशियल एनर्जी के बावजूद भी जितना एनर्जी उसे सप्लाई करना पड़ता है एनर्जी को फॉर्मेशन के लिए, रिएक्शन को फॉर्मेशन के लिए, उसको ही एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। ये देखो आपके पास ग्राफ है, मैं एक रिएक्शन आपको दिखा रहा हूं यहाँ। ठीक है, एक मिनट, ये ग्राफ ठीक कर लेता हूँ जरा सा मैं। ये चीज है, इधर हम लिखते हैं टाइम, और इधर हम लिखते हैं नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन, एनर्जी। इधर हम क्या लिखेंगे? एनर्जी। अब एक ग्राफ मैं प्लॉट कर रहा हूं आपके लिए। वो ग्राफ किस लिए है? वो ग्राफ है आपका, एक रिएक्शन करवाई जा रही है। एक मिनट, रिएक्शन में मैं क्या लूं? ए प्लस बी लूं या सीधे ई प्लस एस ले लूं? में तो कोई भी ग्राफ सबस्ट्रेट, से ही समझ आएगा। हाँ सबस्ट्रेट ले लो, कोई भी सबस्ट्रेट, और सबस्ट्रेट के साथ में प्रोडक्ट पे कन्वर्ट हो रहा है, और साथ में क्या पड़ा हुआ है? एंजाइम पड़ा है। तो थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये एंजाइम नहीं है। अब यहाँ पे सबस्ट्रेट में तुम कुछ भी ले सकते हो, जैसे मैं बोल दूं कि सबस्ट्रेट क्या है? ए प्लस बी, और ये क्या बना रहे हैं? सी प्लस डी। ठीक है, तो आप इस तरह से भी ले सकते हो, सबस्ट्रेट भी ले सकते हो। तो
इनिशियली आप देखोगे कि जब टाइम 0 था, अभी आप जस्ट मिलाने जा रहे हो, मतलब कि जस्ट ही ए एंड बी को आपने आपस में क्या किया, मिलाया, या आप ये बोल लो कि आपके दोनों ए प्लस बी अलग अलग रखे। ठीक है, तो उस समय उनकी कुछ अपनी पोटेंशियल एनर्जी रही होगी। हाँ। ये मैं मान लेता हूं। ये क्या है, ये जो लेबल मैं दिखा रहा हूं, ये मैं दिखा रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट। रिएक्टेंट्स और सबस्ट्रेट। ठीक है, हाँ। सबस्ट्रेट भी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। रिएक्टेंट्स या सबस्ट्रेट, मेरे दिमाग में आ गया, मैंने रिएक्टेंट्स लिख दिया। ठीक है, ये हाँ। आपका पोटेंशियल एनर्जी है किसका, रिएक्टेंट्स और सबस्ट्रेट का। एक मिनट, कुछ चमक रहा है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स आपका दिया हुआ है। ओके, हाँ। अब ये तो पोटेंशियल एनर्जी है। अगर आपको रिएक्शन करवानी है, ठीक है, आपको अगर रिएक्शन करवानी है ज्यादा एनर्जी लगेगा, तो इतने से तो काम चलना नहीं है। अच्छा, रिएक्शन करवाने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, वो आपको देनी ही पड़नी है। ठीक है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है रिएक्टेंट्स के, इसके अलावा आपको वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी है जिससे कि एक रिएक्शन बेसिकली अपनी ट्रांजिशन स्टेट को अचीव कर ले। अब ट्रांजिशन स्टेट क्या है अभी पता चलेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि किसी भी बेसिकली रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स की अपनी पोटेंशियल एनर्जी है, जो सबस्ट्रेट की अपनी पोटेंशियल एनर्जी है, उस पोटेंशियल एनर्जी के बियॉन्ड कुछ एनर्जी आपको अलग से सप्लाई करनी पड़ती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। एनर्जी। और किस चीज के लिए अलग से सप्लाई करनी पड़ती है, ताकि आपके जो रिएक्टेंट्स हैं वो जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करें तो वो ट्रांजिशन स्टेट को अचीव कर ले। अगर वो ट्रांजिशन स्टेट पे पहुंच पाते हैं तब तो रिएक्शन होगी, और अगर नहीं पहुंच पाते हैं तो रिएक्शन नहीं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे चलो एक ग्राफ ये बना ही देते हैं हम, यहां से आपका ये कुछ इस तरह का बना। बुक में तो वो सर टाइम एक्सिस को छू लेता है। क्या लेता है बच्चे? टाइम एक्सिस को वो तो छू लेता है। नहीं समझा मैम, तुम्हारी आवाज नहीं पा रहा हूँ ढंग से। वो सर लास्ट में तो वो ग्राफ टाइम एक्सिस को छू नहीं लेगा। हाँ, वो डिपेंड करता है बच्चा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपके जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उसकी एनर्जी कितनी है। ये है ना, प्रोडक्ट जो बन रहा है आपका, उसकी अपनी पोटेंशियल एनर्जी, उसकी भी तो पोटेंशियल एनर्जी होगी ना कुछ। हाँ सर। उसको जीरो थोड़ी दिखा सकते हो आप। हाँ, इन्फिनिटी तक मान लो कि इन्फिनिटी तक है तो जीरो मान सकते हो, बट मैं नहीं दिखाऊंगा इसको। अच्छा, मेरा ग्राफ थोड़ा सा तिरछा हो गया, मुझे इसको ठीक करना पड़ेगा। चलो फिलहाल इसी से काम चला लो आप अपना। मैं इसको अच्छा सा बनाना चाहता था पर वो बन नहीं रहा। ठीक है, तो ये आप यहां से जरा सा एक लेबल क्रिएट करो, क्योंकि ये जो लेबल है कौन सा लेबल दिखा रहा है, रिएक्टेंट की अपनी पोटेंशियल एनर्जी का लेबल है ना। और ये जो टॉप लेबल आपको दिख रहा है, ये वाला, ये जो टॉप लेबल है, दिस टॉप लेबल रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रांजिशन एनर्जी स्टेट। इसी ट्रांजिशन स्टेट को पाने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी
उसी को ये हम क्या gap है। बोलते हैं, एनर्जी ऑफ, एक्टिवेशन एनर्जी। इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन। तो ये क्या है कि ये जो लेवल है उनकी पोटेंशियल एनर्जी, ये वाला, और यहां से ये जो ट्रांजिशन स्टेट के बीच का ये जो गैप आपको दिख रहा है, क्योंकि ये स्केल आपका कौन सा है, इसका और यहां नजदीक लिखा, ठीक है, ये एनर्जी स्केल है। वाई एक्सिस में आपने क्या मान रखा है, एनर्जी स्केल। एक्स एक्सिस में आपने क्या मान रखा हुआ है, टाइम। टाइम, ठीक है। हाँ। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी का स्केल है, और मतलब रिएक्टेंट के पास में अपनी इतनी पोटेंशियल एनर्जी थी। इसके अलावा जब रिएक्शन हो रही है तो ट्रांजिशन स्टेट को अचीव करने के लिए ये जो गैप है एनर्जी का, ये और चाहिए, और इसी वाले एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो आप ये बोल सकते हो कि एक्टिवेशन एनर्जी इज द एनर्जी या मिनिमम एनर्जी, इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू हैपन ए occur a energy required to achieve transition state. transition state, achieve transition state in या transition state by reactants या substrates in a chemical reaction known as, आप पूरा लिख लेना, मैं यहाँ पे सिर्फ लिख रहा हूँ ये। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी दिख रहा है ना बच्चे? हाँ सर। अच्छा, ये जो ट्रांजिशन स्टेट है इसको आप इस तरह से देखो, ये मैंने यहाँ लिख रखा हुआ है, तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि सबस्ट्रेट को, आप अभी सबस्ट्रेट से समझ नहीं पाओगे, ये तो एक स्टेप है, एक और स्टेप होने दो, एक और स्टेप होने दो। अच्छा, ये जो ग्राफ मैंने प्लॉट किया है आपका, ये ग्राफ आपका विदाउट कैटालाइज्ड रिएक्शन का, ये क्या है, विदाउट एंजाइम कैटालाइज। विदाउट कैटालाइज्ड, ये विदाउट एंजाइम लिखो, दिस इज विदाउट एंजाइम, इसमें कोई कैटालिसिस की प्रोसेस नहीं हुई है। अब आप सपोज कर लो कि जब सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन रहा था तब आपने इसमें क्या ऐड कर दिया, एंजाइम ऐड कर दिया, ठीक है। अच्छा, एक और चीज देखना कि ये जब सबस्ट्रेट प्लस प्रोडक्ट है विदाउट एंजाइम, सपोज कर लो इसका जो रेट है, उसका रेट मतलब 10 मॉलिक्यूल पर सेकेंड, ये मैं मान लेता हूँ कि एक सेकेंड में कितने सबस्ट्रेट के प्रोडक्ट चेंज हो जाते हैं, सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं 10, ठीक है। कब, जब आपकी ये रिएक्शन विदाउट एंजाइम होता है, विदाउट एंजाइम, जब आपकी रिएक्शन विदाउट एंजाइम है तो 10 मॉलिक्यूल आपके एक सेकेंड में प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, और जब आपने यहाँ पे एंजाइम पुट कर दिए, यहाँ पे एंजाइम डाल दिए, तो अब इसके 10,000 मॉलिक्यूल, ठीक है, 10,000 मॉलिक्यूल पर सेकेंड कन्वर्ट होने लगे किस पे, प्रोडक्ट पे, पर सेकेंड 10,000 मॉलिक्यूल किस पे चेंज होने लगे, प्रोडक्ट पे। बच्चे टाइम तो नहीं हो गया? हाँ सर, 24 अभी है, ठीक है। तो 10,000 मॉलिक्यूल एक ही सेकंड में 10,000 मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये जो चेंज आया है रेट में, ये जो चेंज आया है रेट में, आपकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कैसे आया है, उसने एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर दिया है, डिक्रीज कर दिया। उसने क्या किया, लो कर दिया, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर दिया है। तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर, हाँ, इस ग्राफ को प्लॉट करोगे तो आपको ऐसा कुछ समझ में आएगा, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे इस बार ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये वाली, और ये एक्टिवेशन एनर्जी आपकी विथ एंजाइम, ठीक है। ये एक्टिवेशन एनर्जी आपकी क्या है, विथ एंजाइम। तो पहले जो EA है, ये EA या EA, इसको E डैश कर दो, इसको EA डैश करो, ठीक है। तो EA डैश आपकी क्या है, विद एंजाइम,
इस वजह से इसने क्या कर दिया, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए जो है जो एनर्जी एक्टिवेशन ऑफ जो है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन थी उसको लोअर कर दिया। इसकी वजह से जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे, अब देखो यहाँ पे क्या है कि जब विदाउट एंजाइम, कोई एंजाइम नहीं था, तो यहाँ पे एनर्जी का यहां से लेके इस जगह से लेके यहां तक पहुंचना था। ठीक है, तो सपोज कर लो एक बीकर पे आप रिएक्शन करवा रहे हो और वहां पे आपके सपोज 1 लाख मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, 1 लाख मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट के हैं, ठीक है, बात समझ में आ रहा है, 1 लाख मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट के हैं, और चूंकि ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन सफिशिएंट नहीं है, इतना ज्यादा गैप को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, तो इसी वजह से सिर्फ 10 मॉलिक्यूल क्या है, उनको 10 मॉलिक्यूल को इतनी एनर्जी मिल पाती है कि इस ट्रांजिशन स्टेट को अचीव करें और प्रोडक्ट में कन्वर्ट, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट को अचीव करें और प्रोडक्ट पे कन्वर्ट। जबकि जैसे ही आपने यहाँ पे एंजाइम ऐड कर दिया, जैसे ही आपने एंजाइम मॉलिक्यूल ऐड किया तो उसने लोअर कर दिया, तो अब इतना तो बहुत सारे, इतनी एनर्जी तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के पास में है, इतनी एनर्जी यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए बहुत सारे मॉलिक्यूल के पास एनर्जी है, तो इस वजह से वो क्या करते हैं, वो ट्रांजिशन स्टेट को ज्यादा मॉलिक्यूल अचीव करते हैं और ज्यादा मॉलिक्यूल बेसिकली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि जो ये वाली ट्रांजिशन स्टेट है जिसको आप E A' बोल रहे हो, यहाँ पे इस ट्रांजिशन स्टेट को आप ES से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ES, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट। हालांकि भी जब मैं आपको एंजाइम काइनेटिक्स आगे पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं सारी चीजें फिर से बताऊंगा। ES वाली ये ट्रांजिशन स्टेट, तो अभी दिमाग में ये चल रखो कि किसी भी एंजाइम के होने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी या थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, उसी थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। बिना उसके रिएक्शन नहीं हो सकती है, और इसी थ्रेशोल्ड लेवल को एंजाइम क्या करता है, और लोअर डाउन कर देता है, ठीक है, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। एक और चीज ध्यान में रखना कि ये जो ट्रांजिशन स्टेज है बच्चे, स्टेट है, दिस इज अनस्टेबल स्टेट है। तो अगर यहाँ पे जैसे मैं एंजाइम के साथ वो कर रहा हूं कि ये जैसे E+S था, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, तो ये बनाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, फिर ये बन जाएगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, और फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स से एंजाइम अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट आपका अलग हो जाएगा। तो जो E+S आपको दिख रहा है, दिस इज द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स व्हिच इज अ ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, एंड reaction requires minimum amount of energy to achieve this state basically. ये कुछ बेसिक पॉइंट्स जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक में थे वो मैंने आपके फिनिश कर दिए हैं। ओके, हाँ सर। तो अब नया टॉपिक स्टार्ट करना है, कोई डाउट हो तो बताओ, क्योंकि अब मैं बताऊंगा आपको मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, कि किस तरह से एंजाइम बेसिकली एक्ट करती हैं, उनके पीछे मैकेनिज्म क्या है वो बताऊंगा, बट चूंकि आज टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है, दिस इज 4:29, यस, तो आज के लिए बस इतना ही। सर, हाँ, कोई भी एंजाइम का क्या एक फिक्स्ड लाइफ टाइम होता है? मतलब एक एंजाइम अगर 10 घंटे के बाद काम करने के बाद ऑटोमेटिकली डिजेनरेट हो जाएगा, क्या ऐसा कोई बात होता है, या वो लाइफ टाइम काम डिनेचर कर जाता है बच्चे, उसकी लाइफ हाफ लाइफ होती है। एक मॉलिक्यूल कितनी देर तक स्टेबल स्टेज पे रह सकता है, वो चीज है। तो डिनेचर होते हैं एंजाइम्स। हालांकि जब आप कैटालिसिस करवाते हो तो एंजाइम कैटालिसिस की प्रोसेस पे यूज नहीं होते हैं, मतलब आप ये नहीं बोल सकते हो कि सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन रहा है तो एंजाइम खत्म हो गया, नहीं, एंजाइम अपनी
फंक्शनल स्टेट को, जो अपना फंक्शनल स्ट्रक्चर है उसको लॉस कर देता है। ओके और अगर फंक्शनल स्ट्रक्चर लॉस होगा तो उसकी एक्टिविटी भी लॉस हो जाएगी। ओके सर। हाँ, नहीं तो ठीक है। एक एंजाइम तो अगर पूरा होल लाइफ काम करता तो एंजाइम का जरूरत ही नहीं पड़ता न्यू से फिर फॉर्मेशन एक्स्ट्रा के लिए। एंजाइम की जरूरत ही नहीं पड़ती, पर क्या होता है ना कि बॉडी के अंदर हर एक एंजाइम की लगातार जरूरत नहीं पड़ती। समझ में आई? हाँ सर। कभी उसकी जरूरत पड़ रही है, कभी उसकी जरूरत उसको बंद करना है। ठीक है, तो अगर वो लगातार काम करता रहता तो फिर उससे प्रोडक्ट बनता रहता, तो वो तो नुकसान होगा ना। मतलब कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जिसको एंजाइम बना रहा है उसकी लगातार नीड नहीं है, और अगर लगातार नीड नहीं है दैट मीन्स कि आप उसको कैसे रेगुलेट करोगे कि इसकी सिंथेसिस सब बंद हो जाए। तो वो तो इसी तरह से बंद करते हैं ना कि एंजाइम्स को बेसिकली चेंज कर दो, मतलब एंजाइम बेसिकली खत्म कर दो। तो एंजाइम जैसे ही खत्म होगा उसकी रिएक्शन बंद हो जाएगी। हाँ सर। ठीक है। और ये भी श्योर है कि हाँ हम हाँ आपस में बात कर लेते हैं कि यार एंजाइम की एक्टिविटी बिल्कुल, मतलब ये वाला पर्टिकुलर केमिकल बनना बंद हो गया, बट वो ऐसा नहीं है। लीकी रिएक्शन, मतलब एक बिल्कुल मिनिमम लेवल ऑफ सिंथेसिस या मिनिमम लेवल ऑफ ब्रेकडाउन ऑलवेज चलता रहता है। ओके सर। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर पे बात करते हैं।